फूट डालो और राज करो, एक ऐसा पॉलिसी ब्रिटिशर्स का जिसने इंडिया को ही डिवाइड कर डाला, पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान, फिर बाद में बांग्लादेश बन गया एक, है कि नहीं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं लल्ला भैया। तो मैं उधर का नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री में से 100 में से 100 कैसे लाया जाए, ठीक है। और आज हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे? द मुस्लिम लीग, ठीक है। और एज पर द आईसीएसई सिलेबस, फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, कौन कौन से कारण थे जो ये मुस्लिम लीग बनी, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ये भी बनी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वैसी मुस्लिम लीग। तो फैक्टर्स क्या क्या थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। तो ये तीनों पॉइंट्स हम लोग आज उड़ा देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला है फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो पहला, लॉस ऑफ सोवेरिनिटी बाय मुगल रूलर्स, संप्रभुता, है ना। तो ब्रिटिशर्स किए क्या, पहले यहाँ पे उनके आने से पहले बहादुर शाह जफर को बोला जाता है ना लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया। तो मुगल्स दे वर रूलिंग द इंडिया, तो ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लिए, तो कैसे करेंगे, उनको हरा के ही ना। तो सो ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड इंडिया बाय डीथ्रोनिंग द मुगल रूलर्स, उनको हरा दिए, हु वेर द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। वो इस्लाम को फॉलो करते थे जितने भी मुगल रूलर्स थे। इसीलिए क्या हुआ, जितने भी मुस्लिम्स थे दे बिकेम बिटर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। हाँ, मेरा राजा को आप हरा दिए और उनका में कब्जा कर लिए, तो जितने भी मुस्लिम्स थे वो क्या हुए, वो ब्रिटिशर्स के एनिमी बन गए। बट आफ्टर 1857 ब्रिटिशर्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड स्टार्टेड अपीजिंग द मुस्लिम। तो 1857 से पहले ब्रिटिशर्स और मुस्लिम्स के बीच में एनिमिटी था, दुश्मनी था। पर 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया, अगर ये यूनिटी में रहें, जितना भी मेन कम्युनिटी, जैसे उस समय ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी में थे, मुस्लिम हिंदूज मेजोरिटी में थे, और उनके साथ जुड़ गए हैं कौन, अभी मुस्लिम्स। तो क्या करना है, दोनों को अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए वो मुस्लिम्स को क्या करने लगे, अपीज करने लगे कि हम देखो तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे फायदे के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज लॉस ऑफ सोवर्जिनिटी बाय मुगल रूलर्स। नेक्स्ट इज ब्रिटिश डिवाइड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी देख लो कितना भयंकर है। So Britishers they saw unity between Hindu and Muslims as threat to them। उनको समझ में आ गया अगर ये यूनाइट रहे तो हम लोग ज़्यादा दिन इंडिया में कब्जा नहीं कर पाएंगे, लग गया उनको। इसीलिए क्या किए, दे इनकरेज कॉम्युनल एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, दे फॉलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, रिलीजियन बाइज्ड। अब दोनों को, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना स्टार्ट करने लग गए, किसके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो लॉर्ड मायो 1871 में ये क्या किए, एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर दिए, किसको, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए। पहले ही देख लें, दे स्टार्टेड अपीजिंग द मुस्लिम्स ना, तो उनको खुश करने के लिए क्या किए, ही अडॉप्टेड रिजोल्यूशन विच मेड उर्दू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मुस्लिम्स इन स्कूल। जितना भी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल था सब में अब क्या होगा, उर्दू में बोला जाएगा। अब जो मुस्लिम्स हैं उनको लगा होगा, हाँ ब्रिटिशर्स दे आर वर्किंग फॉर अस, हम लोग के बारे सोच रहा है। ऑल्सो इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द मुस्लिम्स। तो जो उनको एजुकेशनल एड, जो पैसा दिया जाता था वो भी बढ़ा दिए, जो जितना भी मुस्लिम्स का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। फिर बाय पोर्ट्रेइंग हिंदू रूलर्स एज क्रूएल किंग टू देयर मुस्लिम सब्जेक्ट्स। अब जितने भी मुस्लिम्स थे उनको कैसे बता रहे हैं, हिंदू को पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं, उनका जो किंग था वो क्या थे, क्रूएल थे, ऐसे बता रहे हैं उनको। फिर जो पार्टीशन को बंगाल को जो पार्टीशन किए थे लास्ट वीडियो में देख लिए, जो नहीं देखे हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हैं ना।
तो बंगाल को 1905 में पार्टीशन कर दिए। अब उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, क्या बोल के कर रहे हैं कि इट इज बीइंग पार्टीशन टू क्रिएट न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। हम इसीलिए किए हैं कि तुम लोग अलग अलग रहो, एक नया अलग से मुस्लिम का एक उनका प्रोविंस बने, ताकि जितना भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आए तुम ही लोग को मिले, बट ना जाए हिंदू में भी और मुस्लिम में भी। तो तुम लोग का ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए पार्टीशन हुआ है। देख लो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो जितने भी कम्युनिटीज थे डिवाइड करना है, तो दे ट्रीटेड हिंदू, मुस्लिम, सिख एज सेपरेट कम्युनिटीज। सबको कैसे ट्रीट कर रहे थे? सेपरेटली। ठीक है, जैसे तुमको डंडा लगता है घर में, तो लड़का होगा तो पापा डायरेक्ट लगा देते होंगे, और लड़की थोड़ा धीरे से लगता होगा। तो सबको को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है। एंड दे एक्सेप्टेड देयर लीडर एज ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव। अब सोच लो, मेन मुस्लिम्स में से एक लीडर आएंगे जो हाँ तुम्हारा बात मानते हैं, हाँ यही लीडर है। सिख में से हाँ सब तुम्हारे बात मानते हैं, हाँ ठीक है तुम हो लीडर। तो मुस्लिम्स, हिंदूज, फिर सिख, वहाँ का जो कम्युनिटी का लीडर है उनको असली लीडर मांग रहे हैं। ठीक है, जो ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं उससे नहीं, जो अपना अधिकार मांग रही देश का डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं। ये हो रहा था यहाँ। ऑल्सो दे यूज प्रेस। अब प्रेस को भी यूज कर रहे, क्यों? कॉम्युनल हेट्रेड, रिलीजन बेस्ड हेट्रेड फैलाने के लिए अब प्रेस का भी इस्तेमाल करने लग गए थे ब्रिटिशर्स। अंडरस्टूड? तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी 3-4 कर लेने से बहुत है, पॉइंट लिख देने से। क्लियर? अब है रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो उस समय मुस्लिम्स जो थे क्या थे? बैकवर्ड थे थोड़ा। किसमें? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, ट्रेड ऑल्सो एंड इंडस्ट्री ऑल्सो। तो उसके चलते हुआ क्या? So the number of Muslims educated in Western system of education remained small. बहुत कम ही थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किए थे उस समय। तो they were also discriminated in the recruitment to civil and military services. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था जब भी सिविल और मिलिट्री सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट होता था ना, कौन बनेगा, रिक्रूटमेंट कौन होगा, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था रिलीजन वाइज। Then the Muslim community was not involved in the growth of any organized industries. तो कोई भी इंडस्ट्री था उसमें कोई भी मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं थे। प्लस मुस्लिम कम्युनिटी डिड नॉट कीप अप विद द मॉडर्न ट्रेंड्स इन सोशल एंड कल्चरल स्पीयर्स। जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उस समय का, उस समय मुस्लिम्स अपने आप को क्या किए थे? अपने आप को उससे दूर रखे थे। ठीक है, जो उनका कल्चर है, जो वो करते थे उसी में वो मतलब उसी को ही फॉलो कर रहे थे, मॉडर्न को वो अपनाए नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उनका कारण बैकवर्डनेस का यही सब था, वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं करना, अडॉप्ट नहीं करना, प्लस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व ना होना, प्लस मॉडर्न सोशल और कल्चर स्पीयर्स में अपने आप को दूर रखना। तो ये सब हो जाएगा रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। चलो क्लियर? तो ये 3 पॉइंट हो गया, फैक्टर्स 1, 2, 3। अब देखते हैं रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान देखोगे कोई जगह SYED भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, तो ये थे कौन? ये एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, वीडियोस में देखा होगा आपने कि सोशल रिफॉर्मर्स आए थे, राजा राम मोहन रॉय, ये सब। तो मुस्लिम कम्युनिटी में सर सैयद अहमद खान भी ही एक्टेड एज ए रिफॉर्मर। ठीक है, और देखो ही रिगार्डेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वन क्वाम मीन्स नेशन। पहले उनका सोच क्या था कि हिंदू मुस्लिम क्या है? एक है। ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट अलीगढ़। अलीगढ़ में जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है इन्हीं का बनाया हुआ है। ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द मुस्लिम। देखे ना वो पीछे होते जा रहे थे, तो उनको ऊपर लाने के लिए एक यूनिवर्सिटी खोले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब ये जो कॉलेज में थे उनका थे प्रिंसिपल मिस्टर थियोडर बेक, या मिस्टर बेक भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। वो उनको सपोर्ट कर दिए, उनका जो आइडिया था। तो उनका आइडिया देखो क्या था, व्हाट ही सेड, ही
सर सैयद अहमद खान सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मिस्टर बेक दैट एंग्लो मुस्लिम यूनिटी वॉज पॉसिबल। मुस्लिम और ब्रिटिशर्स जो हैं उनका यूनिटी पॉसिबल है, बट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज इम्पॉसिबल। ओके, चलो, तो ये था सपोर्ट सर सैयद अहमद खान जी का, किसका, डॉक्टर मिस्टर बेक, प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। कब बना था? 1888 का फाउंड बना था ये, उसका ये फाउंडर थे। ऑल्सो ही बिलीव डेट आफ्टर विदड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिशर्स हिंदूज वुड डोमिनेट द मुस्लिम्स। तो ब्रिटिशर्स इतना चालाक थे, वो मुस्लिम सबको क्या कर दिए, वो सबको एकदम समझा दिए। क्या समझा दिए? कि हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, अगर ये सब इंडिपेंडेंस मिल जाता है ये सबको, तो तुम लोग तो कम हो, मेजोरिटी में नहीं हो, माइनॉरिटी में हो, तो तुम लोग को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा ऐसा डरा दिया मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इरोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो भी भयंकर लिख दिए हैं। कैसे लिख दिए? तो लिखने वाले ही तो सबसे पहले भयंकर है। ब्रिटिशर्स वो जब बताएंगे तो अपना फायदा के लिए ना, और कॉम्युनल हिस्टोरियंस मतलब रिलीजन बेस्ड जो है वो अपना ही रिलीजन को इंपॉर्टेंस देंगे, दूसरा को नहीं देंगे। तो वो सब जब हिस्ट्री लिए लिखे हैं तो उसमें क्या लिखे हैं कि इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, हिंदू एंड मुस्लिम। यहीं पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि इंडिया का जो हिस्ट्री वो 2 पार्ट में है, एक हिंदू का था फिर है मुस्लिम का, ऐसा। नेक्स्ट इज they ignored the notion of composite culture in India and tried to create rift between 2 communities। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे composite culture कि पहले तो हिंदू रूलर्स थे, फिर जब मुस्लिम्स, जब मुगल रूलर आए यहाँ पे तो क्या हुआ, ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर हुआ, composite कल्चर का जन्म हुआ, है कि नहीं। सबको ये आपस में मिलने लगे, तो उसके साथ क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ कल्चर इज ओनली नोन एज कंपोजिट कल्चर, पढ़े होंगे क्लास 9 में। तो उसको इग्नोर कर दिए, उसको बताए ही नहीं कंपोजिट कल्चर वाला को, जिसके चलते क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में गैप आने लगा, दूरी बढ़ने लगा। ठीक, अब ऑल्सो दिस कॉम्युनल बायसनेस, तुम ये रिलीजन का हो, तुम वो रिलीजन को हो, उसको प्रोपागेट करने के लिए नया नया मीडियम को भी ढूंढने लगे, इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा दिखाने, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर, इस सब का इस्तेमाल करके हिंदू और मुस्लिम को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, राइज ऑफ एसेटिव नेशनलिस्ट। तो अर्ली के बाद हम लोग देखे थे कौन आए, एसेटिव नेशनलिस्ट। तो एसेटिव नेशनलिस्ट भी रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि नेशनलिज्म में वो ज्यादातर क्या यूज कर रहे थे, हिंदू फेस्टिवल्स, उसको यूज कर रहे थे। जैसे तिलक ही ऑर्गेनाइज्ड शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, उसको कर रहे हैं। तो जो मुस्लिम से उनको खराब लगेगा कि नहीं, है कि नहीं, वो सोचेंगे ना ये जो कांग्रेस पार्टी है एसेटिव नेशनलिस्ट, ये जो ग्रुप है ये सिर्फ हिंदू को सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम्स को नहीं कर रहा है, डेट इज वाई दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग एनी मुस्लिम फेस्टिवल, ऐसा लगा होगा। प्लस अरबिंदो घोष वो क्या बोले, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज मदर एंड नेशनलिज्म एज रिलीजियन। ठीक है, तो जो भी ये यूज कर रहे थे तो ये मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग नहीं था, उनको लगा कि ये सिर्फ हिंदू को ही फॉलो कर रहे हैं, जो हिंदू मानते हैं बस वही कर रहे हैं। तो ये अपने आप को उससे अलग सोचने लग गए यहाँ पे। ठीक है, जब एसेटिव नेशनलिस्ट डोमिनेट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को या पूरा मूवमेंट को इंडिया में। क्लियर। अब है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। अब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं तो इंडिया का भी हाल क्या है, बहुत बुरा है, बहुत पिछड़ा है। तो इट कॉन्ट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। रिलीजन वाइज सब कोई बटने लग गए, क्यों, गरीबी के चलते। there was acute unemployment among the educated youth and competition among the youth was
फियर्स अमंग द यूथ। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, ठीक है, इंडिया में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरा क्या कर दिए हैं, इंडस्ट्रीज को तो खत्म ही कर दिए हैं, जिसके चलते इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे हैं उनको अब काम ही नहीं मिल रहा है। तो कंपटीशन का लेवल बढ़ गया अब। तो कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर डिमांड बढ़ेगा। क्या डिमांड? इट लेड टू द डिमांड ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन। देख लो, तो ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। अब है, ब्रिटिश टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू पुश फॉरवर्ड देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया यहाँ पे, है कि नहीं? क्या मौका मिला? कि ये सब खुद डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू है तो इसको इतना सीट रिजर्व होना चाहिए, मुस्लिम्स हैं तो इसको इतना होना चाहिए, कोई और रिलीजन का है तो इसको इतना होना चाहिए, कास्ट बेस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स को लगा वाह, ये तो खुद बंटने के लिए रेडी हो गया है, चलो मौका का फायदा उठाया जाए। तो मुस्लिम्स को अपने तरफ कर लिए, तुमको देंगे, इधर आ जाओ मेरे तरफ, तुम लोग को काम मिलेगा, रिजर्वेशन दे देंगे। क्लियर? So these are the factors which are responsible for the formation of Muslim League. I hope it is clear. तो मेन ये सब को याद रखना है, ये सब पॉइंट्स को। लॉस ऑफ सॉवरेनिटी बाय मुगल रूलर्स, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, erroneous interpretation of history, rise of assertive nationalist, economic backwardness of the country। तो ये 6-7 पॉइंट है, इसमें से 4 भी याद कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। ये सब इसका बात कर रही है, ये सब का बस 4 ही कर लोगे बहुत है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो मुस्लिम लीग का फैक्टर तो देख लिए, तो ये बना कब? एज पर द आईसीएसई सिलेबस ही जा रहे, बीच में लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो जो सिलेबस में है वैसे ही पढ़ा रहे हैं, है ना, तो टेंशन नहीं लेना। तो मुस्लिम लीग व्हेन इट वाज फाउंडेड 30 दिसंबर 1906, ठीक है। और उस समय वो सेशन का प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। बनते वक्त जब वो सेशन का प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? नवाब सलीमुल्लाह। फिर बाद में मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? आगा खान, आगा खान को बनाया गया, ठीक है। तो ये याद करने वाला है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो अब मुस्लिम लीग बन गया, इतना सारा फैक्टर्स देख लिए, अब मुस्लिम लीग भी बन गया, आगा खान प्रेसिडेंट भी बन गए, 1906 में बन गया मुस्लिम लीग। तो बना क्यों, करेगा क्या मुस्लिम लीग? वही है क्या? ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स राइट, मुस्लिम्स का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करना। तो द लीग एम्ड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स एंड इंश्योर दे वेर रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। हर जगह उनको क्या मिलना चाहिए? पॉलिटिकल राइट्स भी मिलना चाहिए। प्लस प्रोमोटिंग यूनिटी, द लीग एम टू प्रोमोट यूनिटी अमंग द मुस्लिम एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कम्युनिटीज ऑल्सो। सबके साथ कैसे रहना है? यूनाइटेड रहना है, ठीक है। ये भी है उनका एक ऑब्जेक्टिव। तीसरा, एडवोकेटिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। इनको भी अब क्या चाहिए? किस लिए ये अब ब्रिटिशर से लड़ेंगे? क्या डिमांड करेंगे? सेल्फ गवर्नमेंट। सो द लीग एडवोकेटेड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट पहले ही बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 100 पॉपुलेशन है, नंबर 100 लोग रह रहे हैं और 100 में से 90 मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन हुए था? मुस्लिम्स हुए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट अगर यहाँ लागू हो जाता है ये एरिया में, तो दो द मुस्लिम्स आर मेजोरिटी नंबर, उनका नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ का कैंडिडेट भी मुस्लिम होंगे और यहाँ पे इलेक्ट करने वाले जो वोट देने आएंगे वो भी मुस्लिम होंगे। वो है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो उनका ये एक डिमांड था कि हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए और सेल्फ गवर्नमेंट किसके लिए चाहिए? इंडिया के लिए चाहिए। चलो क्लियर हो गया। अब आगे, प्रोमोटिंग लॉयल्टी टुवर्ड्स द
ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो स्टार्टिंग में क्या था, द लीग इनिशियली प्रमोटेड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम लोग को क्या रहना है, ब्रिटिश के साथ लॉयल रहना है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं मुस्लिम लीग में से बस वही है। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट है क्या, ये भी एक सेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट हुआ कब था, 1916, हाँ है 1916 में ये एक सेशन हुआ था लखनऊ में, और वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था। तो हम लोग क्या जाने, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, अब उससे लड़ाने के लिए मुस्लिम लीग को कौन खड़ा किया, ब्रिटिशर्स। 1906 में मुस्लिम लीग भी आ गया है कि नहीं। तो पर 1916 में क्या हो गया, दोनों मिल गए, दोनों अब एक साथ मिल गए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हिस्टोरिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी का नाम है क्या, लखनऊ पैक्ट। सो द जॉइंट स्कीम ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एग्रीड टू बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग in 1916 at लखनऊ is known as लखनऊ पैक्ट। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कि हाँ तुमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, पर दोनों एक साथ मिल के अब लड़ेंगे ब्रिटिशर से। तो उसी को बोला जाता है क्या, लखनऊ पैक्ट 1916, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसको सभी ऐसे ही बोलते थे कि ये हिंदू वाला पार्टी है, और मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो बोथ द कम्युनिटीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गए। तो द कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सेकुलर कैरेक्टर, ठीक है, क्या, बाय एक्सेप्टिंग द स्कीम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। जैसे अभी हम लोग देखें, उनका ऑब्जेक्टिव में क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, पर कांग्रेस का अगेंस्ट में थे कि नहीं ये नहीं मिलेगा। पर ये पैक्ट में ये साइन हो गया क्या, कि ठीक है तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोग दे देंगे। और मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन एंड द मेजोरिटी रूल। वो कांग्रेस मुस्लिम्स का बात मान लिए और मुस्लिम लीग कांग्रेस का बात मान लिए, वही है ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज यूनिटी विद इन द कांग्रेस। तो नॉट ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मर्ज टुगेदर इन लखनऊ पैक्ट, दोनों एक साथ आ गए। कांग्रेस में जो डिवीजन हुआ था, स्प्लिट 1907, सूरत स्प्लिट पड़े थे ना, एसेटिव और अर्ली, वो भी जुड़ गए। तो द लखनऊ सेशन and the signing of Lucknow Pact brought about unity between assertive and early nationalist। ये सब भी जुड़ गए, देखो अब तीनों जुड़ गए अब, ओके। तो उसके चलते होगा क्या, प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। देखो एक साथ सब लिंक हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट मतलब खाली एक ही चीज याद रखना है कि सब आपस में मिल गए, कौन कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाएंगे, फिर और एक यूनिटी आ जाएगा। अब कांग्रेस में भी दो डिवीजन था, अर्ली एंड एसेटिव, ये भी यूनिटी में आ गए, तो यूनिटी विद इन द कांग्रेस। अब सब यूनाइट हो गए, तो किसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा, है कि नहीं। तो तीनों हो गया उसी से। सो द यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग एंड बिटवीन द अर्ली एंड द एसेटिव नेशनलिस्ट बिकेम अ थ्रेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब समझ में आएगा बाबू, बहुत अलग किया ना, तो उनको लगने लगा क्या, थ्रेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डर लगने लगा उनको। अब है नेसेसिटी टू पैसिफाई इंडियंस। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, और उनको चाहिए था इंडियन का सपोर्ट। सो एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटिन्यूड, द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द लीग इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रेशर डाले उनको कि डेट देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो जो हम लोग का डिमांड है वो शुड नॉट बी रिजेक्टेड। याद रखना, जो जो हम लोग का डिमांड है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इफ दे विश इंडियंस टू बी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स।
अगर चाहते कि हम तुम लोग के साथ लॉयल रहें, क्योंकि World War I चल रहा है, जहां हम लोग इधर उधर हो गए तो हार जाओगे बाबू। तो हम लोग का लॉयल्टी चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिजेक्ट मत करना जो जो भेजे हैं, ठीक है। चलो, तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। क्लियर? क्या क्या याद रखना है इसमें, कब, ईयर और सिग्निफिकेंस। क्लियर? चलो अब आगे। वाह, सबसे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, डेट कोई भी टेंशन हो, प्रेशर हो, लेना ही नहीं है। ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल ही। अब हर दिन एक एक चैप्टर करके जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करके क्वेश्चन आंसर वाला राउंड स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ताकि आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाए और हिस्ट्री का एग्जाम में पेपर को चीर दें। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।